Hello friends, welcome to YXMB. Today in this video we'll discuss about the agriculture marketing reforms. हम उन रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो 3 बिल के द्वारा गवर्नमेंट लेकर आई है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, और साथ ही हम इसमें डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशंस भी देखेंगे कि किसानों के क्या डाउट हैं या किसानों की क्या शिकायतें हैं या किसान क्या चाहते हैं और गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है उन सारी चीजों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। अगर आप किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखें या फिर अगर हम अपने लोकल एग्रीकल्चर मार्केट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हमें इसमें समझने की जरूरत है कि हमारा प्रेजेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्ट्रक्चर है क्या, अभी कैसे फार्मर से लेके कंज्यूमर तक कमोडिटीज पहुंचाई जाती हैं। ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो ये हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझेंगे। सबसे पहले इसमें आता है कि फार्मर फार्मिंग करता है, अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करता है, हार्वेस्ट करने के बाद वो अपनी क्रॉप को सीधे लेके जाता है एपीएमसी मार्केट में। एपीएमसी मार्केट जहां पे उसका फ्लोर पे ऑक्शन किया जाता है उसकी क्रॉप का, उसके प्रोड्यूस का, जितनी भी क्वांटिटी या क्वालिटी जैसी भी होती है, बाय आड़ती या फिर कमीशन एजेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आड़ती या कमीशन एजेंट्स होते हैं, ये 6 to 10% उसका कमीशन लेते हैं। जो टोटल प्रोड्यूस जितने में भी बिकता है उसका 6 to 10% उसको आड़ती को देना पड़ता है अपने प्रोड्यूस को बिकवाने का। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन जो सबसे ज्यादा होता है या जो हम मिडिलमैन कहते हैं वो यहीं पे होता है कि उसको 6 to 10% उसको अपना यहाँ पे देना पड़ता है। देन उसके बाद इस प्रोड्यूस का क्या फेट होता है। ये प्रोड्यूस का फेट ये होता है कि या तो इसकी होर्डिंग की जाती है या फिर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और इन दोनों के बाद इसको रिटेलर्स के पास पहुंचता है, जो कि फिर फाइनल हमारे पास एज अ कंज्यूमर हम इसे परचेज करते हैं। तो अगर आप देखोगे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं टोमेटो एंड अनियन का, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो एंड अनियन, आपने देखा कि जब इसकी बम्पर हार्वेस्टिंग होती है तो ₹2 पर केजी तक ये फार्मर इसको सेल करता है। तो आप ये समझ सकते हैं कितने कम रुपए में वो उसको बेचता है, बट हम कभी भी ₹2 किलो के हिसाब से कभी नहीं खरीदते हैं। जो मिनिमम प्राइस भी अगर मार्केट में देखी जाता है ₹30 या ₹20 देखे जाते हैं। तो ₹2 से लेके ₹30 के बीच में जो 28 या 25 जितना भी आप समझे इसको डिफरेंस है, वो किसकी वजह से है? वो जो ये हमारी एपीएमसी मार्केट या फिर होर्डिंग की वजह से। एंड प्रोसेसिंग तो टोमेटो में कुछ है नहीं, वो रॉ टोमेटो ही हमको खरीदना होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसमें सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं या जिनको मुनाफाखोर कह सकते हैं वो आड़ती या फिर होर्डर होते हैं। सिमिलरली ई नैम का भी प्रोसेस है। ई नैम बस ये जो सारी प्रोसेस थी वो डिजिटली हो जाती है, ऑल दो फार्मर को एपीएमसी मार्केट में एंटर करना पड़ता है। तो क्या होता है कि गेट पे फार्मर आता है एपीएमसी मार्केट की, वहां पे फार्मर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, लॉट जनरेशन होता है, उसके बाद सैंपलिंग होती है, उसकी क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी असेसमेंट होता है। देन उसके बाद जो फ्लोर में ट्रेडिंग होती थी या ऑक्शन होता था, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑक्शन उसका होता है। तो जैसे भी वो ट्रेड होती है, जिस भी क्वांटिटी में जैसी भी क्वालिटी या जैसा भी ऑक्शन होता है ऑल इंडिया के थ्रू और कहीं किसी भी एपीएमसी मार्केट के थ्रू वो हो सकता है। ट्रेड होने के बाद उसका वेट किया जाता है, उसकी इन्वॉइसिंग की जाती है, देन उसका ऑनलाइन पेमेंट होता है, देन वो जो प्रोड्यूस होता है वो गेट से बाहर जैसा भी ट्रेड हुआ होता है उसके अनुसार चला जाता है। तो ये ई नैम का प्रोसेस है। ये इसका नए 3 बिल से कोई भी लेना नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग चलता ही रहेगा। और गवर्नमेंट इस पे काफी जोर दे रही है क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग से काफी फायदा है। फार्मर किसी भी प्राइस पे, जहां अच्छे उसको प्राइस मिल रहे वहां पे उसको बेच सकता है, ना कि जो पास की एपीएमसी मार्केट में बेचना उसको कंपलसरी रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड द फैसिलिटेशन बिल 2020। तो ये जो नया लेजिस्लेशन बिल है प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स का, ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जहां पे फार्मर्स एंड ट्रेडर्स दोनों को ही एक फ्रीडम दी जाती है चॉइस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एग्री प्रोड्यूस की। उसको ये जरूरी नहीं है कि उसको एपीएमसी मार्केट के अंदर जाना पड़े, और जब ऑक्शन हो ऑक्शन के टाइम पे ही परचेजर परचेज करे या फार्मर सेल करे। तो ये वाला क्लॉज पूरा हटा दिया गया है। वो बाहर भी सेल कर सकता है, बाहर भी परचेज कर सकते हैं, एपीएमसी मार्केट के बाहर भी ये सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। इट विल प्रमोट द बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि ये बाध्यता खत्म हो जा रही है कि जो आपके पास की एपीएमसी मार्केट है वहीं पे आपको सेल करना है। तो जब ये बाध्यता खत्म हो जाएगी तो फार्मर कहीं भी बेच सकता है। और साथ ही साथ आउटसाइड द फिजिकल प्रीमाइसेस ऑफ द मार्केट, फिजिकल प्रीमाइसेस ऑफ एपीएमसी मार्केट में उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। जो भी उसके स्टेट के रूल्स हैं वो कोई भी उसमें नहीं लगेंगे, वो कहीं पर भी उसको सेल कर सकता है। The farmer will not be charged any cess or levy for the sale of their produce and will not to be the transportation cost। तो ये भी इसमें एक क्लॉज है कि कोई भी सेस या लेवी नहीं चार्ज की जाएगी, और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी जो परचेज करेगा वो बियर करेगा।
ये बिल ऑल्सो प्रपोज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म, वही जैसे ई नैम का है कि वो ऑनलाइन या फिर डिजिटल ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए। इन एडिशन टू द मंडी, फ्रीडम टू डू ट्रेडिंग एट द फार्म गेट, ये तो अभी हमने देखा ही, फार्म गेट पे या कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पे भी उसको अच्छे प्राइसेस मिलते हैं वो फ्री है कहीं भी जाके अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए। फार्मर विल एबल टू एंगेज द डायरेक्ट मार्केटिंग, thereby eliminating intermediaries, resulting in the full realization of price। सो जो एम है गवर्नमेंट का वो यही है कि इलिमिनेशन ऑफ द इंटरमीडियरी, सो दैट जो फुल रियलाइजेशन है प्राइस का वो हो सके, फार्मर को रिजनरेटिव प्राइसेस मिल सके। अब इसमें डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशन में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा डाउट है या फिर जो भी किसानों की शिकायत है या जो जिसके लिए सबसे ज्यादा एजिटेशन है वो यही है कि प्रोक्योरमेंट, उनका ये कहना है कि प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे गवर्नमेंट करना बंद कर देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ये क्लियर कट कह रही है कि जो एपीएमसी मार्केट है, जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो तो रहेगा ही, गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करेगी, गवर्नमेंट को भी प्रोक्योर करना होता है, गवर्नमेंट को अपने एफसीआई के लिए या फिर पीडीएस के लिए प्रोक्योर करना पड़ता है, बफर मेंटेन करने के लिए प्रोक्योर करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट वो एमएसपी में प्रोक्योर करेगी ही। और फार्मर कैन सेल देयर प्रोड्यूस एट एमएसपी रेट, तो फार्मर उसको एमएसपी रेट पे बेच सकते हैं। अगर उससे ज्यादा उनको कहीं और मिल रहा है तो वो भी उसके लिए फ्री है कहीं और बेचने के लिए। तो ये वाला क्लॉज भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि प्रोक्योरमेंट विल कंटिन्यू, क्योंकि गवर्नमेंट को भी खुद भी प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है, और साथ ही साथ अगर उसको कहीं दूसरे अच्छे प्राइस मिलते हैं तो वो वहां पे बेच सकता है। इफ farm produce is sold outside the APMC मंडीज, these will stop functioning। तो यहाँ पे ये कहने की बात है कि एपीएमसी मार्केट खत्म हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट का कहना है कि एपीएमसी मार्केट नहीं खत्म होंगी, ये जैसे काम कर रही थी वैसे ही करेंगी। एक ये एडिशनल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बना दिया है, और जिसमें कि फार्मर के पास ऑप्शन है कि वो जहां बेचना चाहे अपने प्रोड्यूस को वहां बेच सकता है, इन एडिशन टू दीज मंडीज। थर्ड डाउट इज द व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल लाइक ई नैम। तो वो भी कंटिन्यू रहेंगे। अभी जैसा कि हमने बताया था इससे पहले कि ई नैम, वैसे भी गवर्नमेंट डिजिटल ट्रेडिंग को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, ट्रेडिंग फार्म प्रोड्यूस विल इंक्रीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, वो उससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है, टाइम सेविंग भी होता है, और फुल रियलाइजेशन ऑफ प्राइसेस या फिर रिमनेटिव प्राइसेस भी उसे मिल सकते हैं, क्योंकि फार्मर वहीं बेचेगा जहां उसको ज्यादा प्राइसेस मिल रहे होंगे। सो ये था पहला बिल। दूसरा बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड द प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस एश्योरेंस इन द फार्म सर्विसेज बिल 2020। अगर इसको सिंपल शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल है ये। तो इसके थ्रू ये है कि ये फार्मर को प्रोसेसर, होलसेलर, एग्रीगेटर, लार्ज रिटेलर, एक्सपोर्टर, जो भी उसके साथ डायरेक्ट टाई अप करना चाहे या डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे, उसके लिए उसको फ्रीडम प्रोवाइड करता है ऑन द फील्ड लेवल। और जो प्राइस का एश्योरेंस है उस फार्मर को, जो भी उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको सोइंग से पहले ही देना पड़ेगा, जैसे कि गवर्नमेंट एमएसपी सोइंग से पहले फिक्स कर देती है। और अगर इन केस ऑफ द हायर मार्केट प्राइस, अगर प्राइस में हार्वेस्टिंग के टाइम पे हायर रहेंगे प्राइसेस जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो फार्मर विल बी एंटाइटल्ड टू दिस प्राइस ओवर एंड ऑफ द मिनिमम प्राइस। तो जो भी ओवर एंड ऑफ मिनिमम प्राइस होगा उसके लिए वो एंटाइटल रहेंगे। सो इससे क्या सबसे बड़ा फायदा क्या होगा किसान को? एक तो रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि अब कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे 2 रुपए किलो आलू हो गया, तो उस वो जो रिस्क होता था वो कम हो जाएगा। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही कुछ रेट पे कर रखा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे रहेगा, तो उससे किसान को जरूर फायदा होगा। तो प्रायर प्राइस डिटर्मिनेशन से यही फायदा होगा कि जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, एंड फार्मर विल बी शील्डेड फ्रॉम द राइज एंड फॉल ऑफ द मार्केट प्राइसेस। तो इससे फायदा क्या कि फार्मर अपनी क्रॉप में पूरा का पूरा जो भी नई कुछ टेक्नोलॉजी उसको यूज करनी है, बेटर सीड एंड अदर इनपुट्स यूज करने, वो कर पाएगा, क्योंकि एक टाइप से उसका फ्यूचर सिक्योर है। इट विल ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड इम्प्रूव द इनकम ऑफ फार्मर। और इसमें एक इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, और उसके लिए क्लियर टाइमलाइंस है पूरे उसके रिड्रेसल के लिए भी। तो अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए पूरी क्लियर कट गाइडलाइंस बनाई है, इसके एक डिटेल्ड डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है, और वो भी टाइमली, उसकी बहुत कम ड्यूरेशन है, तो उसमें उसको रिड्रेस किया जाएगा। इम्पीटस टू द रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। सो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल के लिए क्या डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशन हैं? इसमें जो सबसे बड़ा डाउट ये है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फार्मर विल बी अंडर प्रेशर एंड दे विल नॉट एबल टू डिटरमाइन द प्राइस। ये सबका ये कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर एक छोटी पार्टी होगी और जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी, फार्मर एक कमजोर और किसान, तो
गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फार्मर को पूरी पावर है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उस वो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए खुद ही जिम्मेदार है। अगर उसको नहीं करना तो वो ना करे। एंड उसके लिए एक चीज ये कि रिसीव वो उसको पेमेंट मैक्सिमम 3 दिन में ही मिल जाना चाहिए अपने प्रोड्यूस को हैंड ओवर करने के बाद। और अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म पूरा बना हुआ है। How will small farmer be able to practice contract farming? A sponsor will shy away from them. ये एक सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम क्या है, 80% के पास मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, लेस देन 1 हेक्टेयर। तो उस केस में फार्मर के लिए या फिर किसी भी जो स्पॉन्सर है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि इतने छोटे के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें। तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट का टारगेट है इन सबको बनाएंगे, सो दैट कि अगर ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे तो वो आपस में मिल के एक एज अ सिंगल वो उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं या फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सभी को रेमुनरेटिव प्राइसेस उनके फार्म प्रोड्यूस के लिए मिल जाएगा। द नेक्स्ट इज द न्यू सिस्टम विल बी अ प्रॉब्लम फॉर फार्मर्स। ये कहने की बात है कि नए बिल से फार्मर्स को दिक्कत होगी, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या कहना है कि आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट फार्मर विल नॉट सीक टू ट्रेडर्स। फार्मर के कुछ कुछ ट्रेड करने की, कोई भी ट्रेडर्स को ढूंढने की या कहाँ गया ऐसा कुछ कोई जरूरत नहीं है। परचेजिंग कंपनी विल पिक द प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म। हार्वेस्टिंग के बाद फार्मर को अपना प्रोड्यूस कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधे उसके फार्म से ही पिक किया जाएगा। सो द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसमें इंक्लूड नहीं होगी। फार्मर विल नॉट हैव टू पे दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिग कंपनीज विल बी एन एडवांटेज। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी बड़ी है उसको एडवांटेज होगा, वो कोर्ट में जा सकती है। फार्मर एक बेचारा किसान है वो नहीं जा सकता। तो ये है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट देयर विल बी नो नीड टू गो to court repeatedly, there will be local dispute redressal mechanism और वो टाइम बाउंड मैनर में काम करेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एसर्ट किया जा रहा है, या जितने लगभग जो हमारे अभी मेन डाउट्स है जिनके लिए किसान एजिटेशन कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये ऐसा बिल है कि जो अमेंड करता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 क्या कहता है? ये एक्ट है in the interest of the general public for the control of the production, supply and distribution of and trade and commerce in certain commodities. This include food stuff, drug, fuel, petroleum etc. तो ये essential commodity एक्ट 1955 था। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, रिमूविंग सीरियल्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, अनियन एंड पोटैटोज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ essential commodities। मतलब क्या है कि इनके प्रोडक्शन और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल खत्म कर रही है। So उससे क्या होगा कि it will aim to remove the fear of the private investor in the excessive regulatory interference in the business operation। अब वो कितनी भी होर्डिंग कर सकते हैं और प्रोसेसिंग या फिर उनको जो भी चीज करना है वो इन सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि इससे हमारी प्रोसेसिंग बढ़ेगी और साथ ही साथ जो अनियन एंड पोटैटो के हम प्राइस में देखते हैं कि एक बहुत लो प्राइस पे फार्मर को बेचना पड़ता है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोसेसर है या फिर जिसको भी वो कोई भी बिजनेस ऑपरेशन करना है तो वो उनसे परचेज करेगा और उनको सही दाम दे पाएगा। सो ये 3 बिल थे जो जिसपे जो भी जो पार्लियामेंट में अभी पास हुए और जिन पे अभी भी एजिटेशन जारी है। बहुत हद तक हमने जो पीआईबी के अकॉर्डिंग जो डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशंस हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आगे हम एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें कि रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। सो थैंक यू फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे अहेड।